टॉपिक है, प्रीवियस क्लासेस में हम लोग कवर किए थे कंप्यूटर का फुल स्ट्रक्चर, है ना। सो अभी की जो टॉपिक हम लोग कवर कर रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर के अंदर कंप्यूटर की जो एक क्वालिटीज है ना, क्या क्या अपनी अपनी क्वालिटीज है। मतलब कंप्यूटर की गति से रिलेटेड टॉपिक है कि स्पीड, मतलब एग्जीक्यूट्स मिलियंस और बिलियंस इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड्स। मतलब कंप्यूटर की जो स्पीड होती है ना, करोड़ों अरबों क्वालिटीज के वे में आप इसको माप सकते हो, जिसको हम लोग मिप्स या जीएफएलओ लूप्स या जीएफ लॉप्स के रूप में ना कंडक्ट करते हैं। ये एक तरह का ना इकाई है, समझ गए ना, यूनिट है कंप्यूटर्स के गति को मापने का, समझ गए। उसी तरह से कंप्यूटर काफी एक्यूरेसी होता है, प्रोड्यूस एरर फ्री रिजल्ट, प्रोवाइड द इनपुट लॉजिक एंड डेटा आर करेक्ट, है ना। अगर ये जो आपको रिजल्ट, मतलब कंप्यूटर की जो महत्व है ना, कंप्यूटर की जो स्पेशलिटीज है ना, कि कंप्यूटर की चीजें काफी सही होती है, एक्यूरेट होती है। अब एक्यूरेसी मतलब ये आपको एरर फ्री रिजल्ट प्रोवाइड करता है ना। अब एक बात आप कह सकते हो, एरर, अब मैटर होता है कि कभी कभी एरर जनरेट होता है, तो एरर्स यूजुअली ऑक्यूर ड्यू टू इनएक्यूरेट ह्यूमन इनपुट्स। मैटर समझे, कंप्यूटर अपनी गतिविधि के हिसाब से कभी गलती नहीं करता है। अगर कोई एरर दिखाता है, कुछ आउटपुट आया, अरे ये तो गलत आ गया यार, तो वो अपनी गतिविधि के चक्कर में नहीं हुआ, वो हमारी गलती के चक्कर में हुआ। मतलब ह्यूमन जो इनपुट डाल रहा है ना, उस चक्कर में इनएक्यूरेट आंसर आ रहा है। अगर मैं कोड करूंगा, जब आप लोगों को बीसीए में कोडिंग सिखाऊंगा, तो कोडिंग करने वक्त आपको एरर आएगा, तो वो किसकी गलती है बताओ? वो आपकी गलती है। वो किसकी गलती है? आपकी गलती है, हम लोगों की गलती है वो। मतलब अगर हम लोग कुछ भी गलती डालेंगे, गार्बेज इन तो गार्बेज आउट, एक गीगो मैनर होता है कि अगर आप कहीं पे कचरा डालोगे तो सोना मिलेगा क्या है? आप कचरा डालोगे तो सामने से कचरा ही मिलेगा, समझ गए ना। तो एज इट इज वही चीज कह रहा है कि अगर आप इनएक्यूरेट गार्बेज डालोगे, अगर आप इनएक्यूरेट कोड डालोगे, जिसको हम लोग यहाँ पे गीगो का लॉजिक बोला गया, अगर आप इनएक्यूरेट चीजों को डालोगे तो क्या मिलने वाला है? इनएक्यूरेट आंसर ही मिलेगा, मतलब एरर ही मिलेगा। इसलिए कंप्यूटर जो है वो काफी एक्यूरेट होता है, बट इसकी जो आउटपुट डिपेंड करता है ह्यूमन के एक्यूरेसी पे। अगर ह्यूमन सही से कोड लिखेगा तो आंसर्स भी प्रॉपर वे में होगा, समझ गए ना। डिलीजेंस, ऑपरेट कंटिन्यूअसली विदाउट एक्सपीरियंस, फैटिग, बोर्डम और लॉस कंसंट्रेशन। मतलब कंप्यूटर जो है ना, अपनी काम में किसी भी तरह की थकावट, किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स, इश्यूज जनरेट नहीं करता है ना। ये कंटिन्यूअसली आपके लिए काम करते रहता है, समझ गए ना। कंप्यूटर पे जब भी आप कंप्यूटर को ऑपरेट करते हो, तो बिना किसी मेहनत के ये आपका काम प्रॉपर वे में करता रहता है। उसी तरह से होती है वर्सैटिलिटी, मतलब ये हो गया इसकी अलग अलग क्वालिटीज, है ना। मतलब यू आप कह सकते हो कि जिसकी वर्सैटिलिटी का मतलब क्या होता है? मतलब हुआ कि मल्टीपल काम को करने वाला, मल्टीपल क्षेत्र में अपना ऑप्शन को जनरेट करने वाला। जैसे परफॉर्म्स डाइवर्स फंक्शंस, है ना, रेंजिंग फ्रॉम साइंटिफिक कंप्यूटेशंस टू मल्टीमीडिया एडिटिंग। मतलब एक देखो, कंप्यूटर की अपनी अपनी क्वालिटीज है, कंप्यूटर की ऐसी ऐसी क्वालिटीज है कि कंप्यूटर में आप मल्टीपल काम को मल्टीपल वे में कर रहे हो, है ना। कि आप एक टाइम पे कंप्यूटर में कोड भी कर रहे हो, गाना भी सुन रहे हो, कोई एडिटिंग भी कर रहे हो, है ना। तो ऐसी ऐसी मल्टीपल चीजों को वर्क कर सकते हो आप कंप्यूटर्स के अंदर। स्टोरेज कैपेसिटी, स्टोर मैसिव क्वांटिटीज ऑफ इंफॉर्मेशन कॉम्पैक्टिवली विद इंस्टेंटनियस रिट्रीवल कैपेबिलिटीज। मतलब इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है, जमा करने की क्षमता होती है, वो मतलब जितनी आप इसके अंदर मेमोरी होगी, उस हिसाब से हमारी डेटा को कंप्रेस करके प्रॉपर तरीके से, व्यवस्थित तरीके से वो चीजों को रखता है। और जब इन चीजों की मुझे जरूरत होती है, वो इंस्टेंट अपने को सारी चीजें प्रोवाइड करता है। मैं जैसे इन चीजों को रखूंगा, अगर मैं कोई पीडीएफ नोट्स इसके अंदर प्रॉपर तरीके से रखता हूं, तो उसकी आउटपुट भी ये प्रॉपर तरीके से जनरेट करती है ना। ऑटोमेशन, स्वचालन, मतलब ये खुद से स्वचालित होने वाली पावर है। इसमें ऑटोमेटिक चीजें एग्जीक्यूट्स, इरिकेट, सीक्वेंस और ऑपरेशनल इंस्ट्रक्शंस ऑटोमेटिकली वंस इनिशियलाइज्ड।
एक बार अगर इसमें सारी चीजों को प्रॉपर तरीके से रख दिया जाए, ह्यूमन के द्वारा क्रिएट कर दिया जाए, समझ गए ना, हमारे द्वारा प्रॉपर कोडिंग कर दिया जाए और कोडिंग से प्रॉपर आउटपुट मिल जाए, तो वो आउटपुट एक कोड एक बार कर लिख दिया जाए तो उस कोड में उसमें चेंजेस नहीं आएगा, वो रास्ता भूलेगा नहीं। अगर मैं कोडिंग का कोई रास्ता दे रहा हूं कि देखो तुम्हें इस रास्ते से गुजरना, एक बार मैंने इसको एल्गोरिदम दे दिया तो फिर ये काम को ऑटोमेट रखेगा, उस एल्गोरिदम को चेंज नहीं करेगा। इंसान में क्या होता है कि आपको मैं कोई रास्ता बता रहा हूं तो आप रास्ता चल रहे हो चल रहे हो चल रहे हो, पुराने जैसे होइएगा भटकने लगते हैं, है ना। भटकते भटकते हम लोग एक अलग जगह भटक के पहुंच जाते हैं, तब जाके ट्रांसफर हो जाता है, भैया ये गड़बड़ कर रहा है काम में। लेकिन इसमें ऑटोमेशन है, इसको जो एक बार आप एल्गोरिदम दे दोगे वही एल्गोरिदम पे काम करता रहेगा, ऑटोमेट करता रहेगा। तो ये कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक्स है। उसी तरह से कंप्यूटर का जनरेशन है ना, कंप्यूटर की जनरेशन में कंप्यूटर को टोटल 5 जनरेशन में बांटा गया। कंप्यूटर का युग, जिसमें सबसे पहला है फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर 1940 से 1956 ईस्वी के बीच बना। देखो आप लोग को नोट्स में कोई दिक्कत आएगा, मैं नोट्स का ना लिंक शेयर कर दूंगा ग्रुप में, ठीक है, और नोट्स का जो लिंक होगा ना डिस्क्रिप्शन में भी होगा, तो आप वहां से ना इस नोट्स को पढ़ सकते हो, ठीक है। नोट्स डाउनलोडेबल नहीं होगा लेकिन आप लिंक कलेक्ट करके रखिएगा, लिंक से आप स्टडी कर सकते हो चीजों को। ओके, सो फर्स्ट जनरेशन हमारा है 1940 से 1956 ईस्वी के बीच, जिसमें प्राइमरी टेक्नोलॉजी के रूप में ना वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया, मेन मेमोरी के रूप में मैग्नेटिक ड्रम्स का यूज किया गया, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूप में मशीन लेवल लैंग्वेज को यूज किया गया, ठीक है ना। तो ऐसे ना देखो आप हेडिंग को ध्यान में रखिएगा, कॉलम वाइज जनरेशन, टाइमलाइन, प्राइमरी टेक्नोलॉजी, मेन मेमोरी, लैंग्वेज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एग्जांपल्स। क्लियर? सो इस हिसाब से ना आपको इन चीजों को समझना है। ये जो साइज था इसकी फर्स्ट जनरेशन की, बल्कि साइज काफी बड़ा, हाई पावर यूजेस, एक्सट्रीम हीट जनरेशन, बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी लेता था, गर्म बहुत जल्दी होता था, इसलिए इसको ना एसी रूम में रखा गया था, एसी रूम की रिक्वायरमेंट हुई थी। इस कंप्यूटर का नाम रखा गया था एनिक और यूनिवैक, एक तरह के इलेक्ट्रॉनिकल न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर या यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कैलकुलेटर का यहाँ पे सेटअप रखा गया था। उसी तरह से बना था हमारा सेकंड जनरेशन 1956 से 1963 ईस्वी के बीच। इसमें ट्रांजिस्टर्स का यूज किया गया था, मेन मेमोरी में मैग्नेटिक कोर्स, इसमें असेंबली अर्ली एचएसएल लैंग्वेज मतलब असेंबली लैंग्वेज का यूज किया गया था, फास्टर था फर्स्ट की अपेक्षा, मोर रिलायबल था फर्स्ट की अपेक्षा, IBM 1401 एंड CDC 1604, ये कुछ नाम रखा गया था हमारा सेकंड का। थर्ड उसी तरह से हमारा बना 1964 से 1971 के बीच, इंटीग्रेटेड आईसी चिप का यूज किया गया, सेमीकंडक्टर थी इसके अंदर, मेमोरी के रूप में हाई लेवल मतलब फोर्टेन एंड कोबल, इस तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को इसमें यूज किया गया था। मॉनिटर एंड कीबोर्ड इंट्रोड्यूस किया गया था ऑपरेटिंग सिस्टम्स, जिसमें IBM 360 एंड PDP 8 का यूज किया गया था। मतलब इस कंप्यूटर के अंदर ना मॉनिटर एंड कीबोर्ड को इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है, मॉनिटर एंड कीबोर्ड अवेलेबल था। थर्ड जनरेशन में बना फोर्थ जनरेशन का कंप्यूटर 1971 से प्रेजेंट टाइम, आप कह सकते हो कभी भी कुछ हद तक चल रहा है हमारा फोर्थ जनरेशन का ऑप्शन, जिसमें माइक्रो प्रोसेसर चिप VLSI या ULSI मतलब वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, या UL का मतलब आप बोल सकते हो अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, काफी हाई स्पीड था, हाई HLL टॉपिक मतलब असेंबली लैंग्वेज के हिसाब से ना C++, जावा और पाइथन ऐसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर काम कर रहा था, है ना। ये जनरेशन 1971 से लेकर प्रेजेंट टाइम तक का। इस कंप्यूटर्स को हम लोग पर्सनल पीसी के रूप में यूज कर रहे थे, पोर्टेबल के लिए यूज कर रहे थे जैसे लैपटॉप वगैरह, हाईली अफोर्डेबल जैसे एप्पल 2, IBM PC, ऐसे कुछ एग्जांपल्स थी हमारी फोर्थ की। और फिफ्थ के बारे में बताया जा रहा है प्रेजेंट एंड फ्यूचर की जो कंटिन्यूटी चल रही है ना, अभी के टाइम और जो फ्यूचर में जो काम हो रहा है, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या क्वांटम कंप्यूटेशन की जो लॉजिक यूज हो रही है AI के अंडर, ठीक है ना, इस तरह की टेक्नोलॉजीज के अंदर यूज की गई है। इसमें ऑप्टिकल या अल्ट्रा रैम का यूज किया गया है चीजों को जमा करने के लिए, मतलब स्टोरेज कैपेसिटी के लिए। आप सोचो कि जो NVMe होती है ना, वो स्टोरेज SSD होती है ना, उसी मतलब रैम की तरह ही SSD को यूज किया गया है और उसी के अंदर ना सारी चीजें डेटा स्टोर हो रहा है। इसमें नेचुरल लैंग्वेज AI को यूज किया जा रहा है, मतलब फिफ्थ में ज्यादातर AI हमारे लिए लैंग्वेज कर रहा है, मतलब कोडिंग कर रहा है। और नेचुरल लैंग्वेज जो अलग अलग लैंग्वेजेस चल रहा है मार्केट में, अब समय ऐसा आ गया है ना फिफ्थ में कि आपको एक अच्छा कोडर बनने के लिए बस
केवल प्रॉपर एल्गोरिदम समझना पड़ेगा, प्रॉपर डेटा स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा, रेस्ट काम तो एआई करेगा, है ना। अब देखो, अगर मैं बात करूं 2026 में आप जी रहे हो, तो 2026 में हमें बहुत ज्यादा बैक जाने की जरूरत नहीं है, मुझे कनेक्ट होने की जरूरत है थ्रू एआई। समझ गया ना। इस तरह की कंप्यूटर पैरेलल प्रोसेसिंग में मतलब कभी नहीं काम रुकने वाला है। रिकॉग्नाइजेशन है, एडेप्टिव लर्निंग है, मॉडर्न एआई क्लस्टर्स, ऐसे मल्टीपल लैंग्वेज, मल्टीपल ऑप्शंस को ना सपोर्ट कर रहे हैं ये कंप्यूटर। तो ये हमारी एक प्रॉपर जनरेशन वाइज कंप्यूटर है। थोड़ी बहुत डिटेल्स आप अच्छे से लिखने की कोशिश करिएगा, समझ गए ना। आंसर राइटिंग जो आप लोगों का होना चाहिए वो एक प्रॉपर वे में होना चाहिए अगर किसी भी जनरेशन के बारे में आपसे पूछा जाता है। सो हम लोग यहाँ पे ना एक प्रॉपर टेबल वाइज समझे, जिससे फर्स्ट से फिफ्थ जनरेशन का एक बेसिक आइडियाज हो गया। इसकी आंसर राइटिंग को आपको एक प्रॉपर वे में अपने हिसाब से लिखना है। अगर लॉन्ग में पूछा तो लॉन्ग के हिसाब से आपको देख लेना है कितना वर्ड्स है, ठीक है ना। शॉर्ट के हिसाब से आपको देख लेना है कितना वर्ड्स है, उसी वर्ड्स के अंदर ना आपको प्रॉपर आंसर्स करना है, ठीक है ना। बहुत ज्यादा हमें दिमाग नहीं लगाना, शॉर्टली हमें अगर इस सब चीजों को माइंड में रखेंगे तो प्रॉपर आंसर लिखने में दिक्कत नहीं होगा। उसी तरह से है अगला क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। क्लासिफिकेशन, कंप्यूटर्स को वर्गीकृत किया गया है मल्टीपल क्लास के अंडर। सो बेस्ड ऑन पर्पस, सबसे पहले है जनरल पर्पस, मतलब कॉन्फ़िगर टू परफॉर्म अ वैरायटी ऑफ जनरल टास्क, जैसे वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट मैनेजमेंट, वेब ब्राउजिंग। मतलब कुछ काम जनरल पर्पस के लिए किया गया, मतलब एक नॉर्मल जनरली जो काम हो रहा है दुनिया में उस पर्पस के लिए जो यूज किया गया उसको हम लोग जनरल पर्पस। कंप्यूटर को वर्गीकृत किया गया है जनरल पर्पस और स्पेशल पर्पस, मतलब दो पर्पस के लिए। पहला है जनरल पर्पस। जनरल पर्पस का मतलब समझ जाओ, वर्ड प्रोसेस करना, जो हम लोग सॉफ्टवेयर वगैरह चला रहे हैं उन चीजों को मैनेज करने के लिए यूज किया गया है। स्प्रेडशीट मैनेजमेंट, एक्सेल के लिए, वेबसाइट्स वगैरह को मैनेज करने। और एक होता है स्पेशल पर्पस, जैसे कस्टम बिल्ड टू एग्जीक्यूट स्पेसिफिक एप्लीकेशन, मतलब कुछ ऐसी कंप्यूटर का निर्माण किया गया है जो स्पेसिफिक, मतलब स्पेसिफिक काम को ही करेगा, कुछ पर्टिकुलर खास काम को ही करेगा। जैसे वेदर फोरकास्टिंग, मौसम की भविष्यवाणी, सैटेलाइट ट्रैकिंग, है ना, मेडिकल डायग्नोस्टिक्स, एंड इन सब क्षेत्र में काम किया जा रहा है। सैटेलाइट वगैरह को ट्रैक करने के लिए मेडिकल के क्षेत्र में इन सब चीजों में यूज किया जा रहा है। तो जनरल पर्पस और स्पेशल पर्पस। अब देखो इसमें से बेस्ड ऑन डेटा हैंडलिंग ऑफ ऑपरेटिंग प्रिंसिपल, ठीक है ना। सो इस बेसिस पे जो हमारा काम क्या प्रिंसिपल है यहाँ पे, सॉरी, जिसमें सबसे पहला है एनालॉग कंप्यूटर, मतलब डिफरेंट काम के हिसाब से, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनपुट के हिसाब से ना कंप्यूटर को तीन बेसिस पे बांटा गया है, तीन कैटेगरीज में बांटा गया है, एनालॉग, डिजिटल एंड हाइब्रिड कंप्यूटर, है ना। एनालॉग कंप्यूटर एक ऐसा कंप्यूटर होता है ना जिसमें फिजिकल क्वांटिटीज कंटिन्यूअस वे में काम करती है। जैसे एक एग्जांपल में सुई वाली घड़ी जो हमें आंसर्स एज अ सिग्नल के फॉर्म पे करता है, समझ गया ना। अब बहुत सी ऐसी चीजें हैं जैसे सच एज प्रेशर्स, टेम्परेचर्स, वोल्टेज, इन सबको स्पीडोमीटर, एनालॉग थर्मामीटर, इन सब चीजों को मापने के लिए सिग्नल्स के फॉर्म पे, जैसे थर्मामीटर होता है उसमें मरकरी लगा होता है, जितना भी हीट होता है हीट के हिसाब से वो सिग्नल्स हमें दिखाता है ना। तो सिग्नल के फॉर्म पे काम करता है। डिजिटल कंप्यूटर सेम काम करता है लेकिन ये डिजिट के फॉर्म पे काम करता है। एग्जाम्पल में आप लैपटॉप्स, डिजिटल वॉच, ये सब एग्जाम्पल में रख सकते हो, या डिजिटल स्पीडोमीटर भी रख सकते हो, डिजिटल वेइंग स्केल भी रखते हो। और हाइब्रिड कंप्यूटर, जब एनालॉग और डिजिटल दोनों को मिला दिया जाए तो वो क्या बनता है, हमारा हाइब्रिड कंप्यूटर बनता है, जिसमें हमारी कुछ काम, कुछ टास्क कौन करता है, एनालॉग कंप्यूटर करता है, और कुछ टास्क को मेंटेन कौन करता है, डिजिटल कंप्यूटर करता है ना। जैसे इंटेंसिव केयर यूनिट मॉनिटरिंग मशीन्स, है ना। जैसे कि एग्जांपल में मैं बोलूं कि पेशेंट का हार्ट बीट मापा जाता है, तो पेशेंट का हार्ट बीट मापने के लिए देखते हो हार्ट के ऊपर ना प्रॉपर्ली चेस्ट के ऊपर एक स्पेशल सी ना मान के चलो वायर वगैरह ऐड किया जाता है प्रॉपर, है ना। और उसके थ्रू ना एक प्रॉपर कनेक्टिविटी मॉनिटरिंग होती है मॉनिटर्स के ऊपर। अब पेशेंट्स का जैसे बीट हो रहा है ना ऊपर नीचे, वैसे करके मॉनिटर पे बीट शो कर रहा है, तो ये कलेक्ट कर रहा है डेटा एनालॉग, मतलब सिग्नल के फॉर्म पे बीट को, और उसको कन्वर्ट किस में कर रहा है, डिजिटल के फॉर्म पे। समझ गए बात को। तो ये हमारी लॉजिक है किसकी, हाइब्रिड कंप्यूटर को। उसी तरह से बेस्ड ऑन साइज एंड परफॉर्मेंस, कंप्यूटर्स को साइज एंड परफॉर्मेंस के हिसाब से कुछ भाग में बांटा गया है, जिसमें है माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर में सिंगल चिप प्रोसेसर लगा होता है,
जैसे डेस्कटॉप लैपटॉप, मतलब सिंपल जो हम लोग यूज करते हैं कंप्यूटर लैपटॉप, इसको हम लोग माइक्रो से इंडिकेट करते हैं। मिनी कंप्यूटर्स हो गई मल्टी यूजर सिस्टम सपोर्टिंग, मतलब हंड्रेड्स या मल्टीनियस यूजर्स इन स्मॉल टू मीडियम इंटरप्राइजेस, मतलब एक कंप्यूटर्स को मल्टीपल यूजर अलग अलग तरीके से यूज कर रहा है, ठीक है ना। मोर देन 5 यूजर आप कह सकते हो, हमारी मिनी कंप्यूटर्स कहलाती है। और मेन फ्रेम कंप्यूटर्स के बारे में बताया जा रहा है ना, मल्टी यूजर हाईली रेसिलेंट सिस्टम डिजाइन फॉर इंटरप्राइजेस स्केल बल्क डेटा प्रोसेसिंग बैंक्स एंड एयरलाइंस, मतलब ऐसी ऐसी कंप्यूटर जिसमें एक एक बार ना हंड्रेड्स ऑफ कंप्यूटर्स या उससे भी ज्यादा कंप्यूटर्स कनेक्टेड होते हैं। जैसे एग्जांपल बैंक या एयरलाइंस, इन सब जगहों पे क्या होता है ना, ऐसे ऐसे कंप्यूटर्स कनेक्ट होते हैं एक दूसरे से प्रॉपर वे में, सबका सर्वर सबकी कनेक्टिविटी लैन वायर के थ्रू कनेक्टेड होते हैं, तो इस तरह की कंप्यूटर्स मेन फ्रेम कहलाती है। और सुपर कंप्यूटर हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग क्लस्टर डिजाइन टू कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल मॉडलिंग एंड साइंटिफिक सिमुलेशंस, जैसे परम सिद्धि, ठीक है ना, एंड फ्रंटियर, ये कुछ एग्जाम्पल डाला गया है जो हमारे सुपर कंप्यूटर्स का है। ये इंडियन कंप्यूटर है परम सिद्धि, समझ गए ना। अब इस तरह की कंप्यूटर्स क्या होती है, मतलब सुपर सबसे ऊपर, समझ गए ना। ये हाईली डिजाइंड कंप्यूटर होती है जिसको ऐसी कॉम्प्लेक्स काम को करने के लिए किया जाता है जो काम हम लोग नॉर्मल कंप्यूटर या कैलकुलेटर से नहीं कर सकते हैं। बहुत सी ऐसी साइंटिफिक कैलकुलेशंस होती है, बहुत सी ऐसी मान के चलो ड्रग मॉडलिंग मॉलिक्यूल्स, समझ गए ना, डिजाइनिंग सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट्स, या ऐसे मल्टीपल जगह पे ना इस कंप्यूटर्स का यूज किया जाता है सुपर कंप्यूटर। तो आपने अभी देखा साइज के और वर्क के आधार पे कंप्यूटर को 4 भाग में बांटा गया है। कौन कौन? मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम और माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम एंड सुपर कंप्यूटर्स। साइज और काम के आधार पे बांटा गया है, परफॉर्मेंस के आधार पे कंप्यूटर को 4 कैटेगरीज में, और डिफरेंट इनपुट के आधार पे कंप्यूटर को 3 कैटेगरी में बांटा गया, एनालॉग, डिजिटल एंड हाइब्रिड। समझ गया ना। ये एक प्रॉपर वर्क है आज हम लोगों ने जो कवर अप किया है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर्स की क्लासिफिकेशन ऑन द डिफरेंट इनपुट एंड कंप्यूटर्स की क्लासिफिकेशन ऑन द डिफरेंट साइज एंड परफॉर्मेंस, इसके बेसिस पे, है ना। तो इन सब चीजों का एक प्रॉपर नोट्स आप कवर कीजिएगा, बना लीजिएगा प्रॉपर नोट्स। इसकी प्रैक्टिस सेशंस भी धीरे धीरे हम लोग कवर करेंगे।